हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं औद्योगिक संबंध की बात करने वाले हैं और ये हम लोगों की इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम लोगों की 9वीं नंबर की क्लास जो है वो रहने वाली है। अगर हम लोग बात करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने कितनी क्लासों को कर लिया है, तो हम लोगों ने अभी तक इंडस्ट्रियल रिलेशन में लगभग हम लोगों ने 8 क्लासों को कर लिया है और ये हम लोगों की 9वीं नंबर की क्लास रहने वाली है। तो इस क्लास में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक का नाम होगा हम लोगों का औद्योगिक विवाद। औद्योगिक विवाद जो होते हैं वो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। औद्योगिक विवाद कितने प्रकार के होते हैं, औद्योगिक विवाद क्यों होते हैं, तो इनके हम लोग अच्छी तरीके से जानने वाले हैं। आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं बीच बीच में आप लोगों के MCQ भी कराता हूँ और बीच बीच में आप लोगों की प्रिस्क्रिप्टिव क्लास भी लेता हूँ, जिससे आप लोगों को कुछ भी अधूरा सा ना लगे। अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले औद्योगिक विवाद के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं कि इसकी भूमिका क्या है, ये औद्योगिक विवाद होते क्या हैं। तो सामान्य रूप से औद्योगिक अशांति का अर्थ उद्योगों में शांति के अभाव से है। मतलब कि जो उद्योगों में अशांति फैली रहती है उसे हम लोग अशांति कह सकते हैं। तो यदि श्रमिक जो है वो असंतुष्ट रहता है तो उद्योगों में हड़ताल, तालाबंदी, घेराव, प्रदर्शन आदि होते रहते हैं। मतलब अगर श्रमिक जो है वो संतुष्ट नहीं रहता है, वो असंतुष्ट अगर रहता है तो क्या होगा, तो उद्योगों में ज़्यादातर हड़तालें होंगी, स्ट्राइक होंगी, तालाबंदी लोग करेंगे, घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे आदि बहुत से ऐसे काम करेंगे जो उद्योगों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो इसमें हम लोग औद्योगिक विवाद कह सकते हैं या फिर असंतुष्टि की भावना हम लोग कह सकते हैं, अशांति की भावना। तो ये सब जो है औद्योगिक लिखा हुआ है, औद्योगिक अशांति का प्रतीक है। तो ये सब क्या है, तो ये सब औद्योगिक अशांति का प्रतीक है। अगर हम लोग बात करते हैं हड़ताल, तालाबंदी, घेराव, ये सब क्या है, तो औद्योगिक अशांति का प्रतीक क्या है, हड़ताल करना, तालाबंदी करना। तो ये सारी की सारी चीजें औद्योगिक अशांति का प्रतीक माने जाती हैं। औद्योगिक अशांति श्रमिकों के असंतोष का प्रदर्शन है। मतलब श्रमिक जो है वो संतोष अगर नहीं होगा तो अशांति फैलेगी। जो उस समय उत्पन्न होता है जब, जैसे मान लो असंतोष कब उत्पन्न होता है, जब नियोक्ता का मतलब मालिक श्रमिकों की मांगों को पूरा नहीं कर पाता है या पूरा नहीं कर पाते हैं। सामान्यतः श्रमिक उच्च मजदूरी चाहते हैं, कम कार्य करना चाहते हैं और सुविधाएं चाहते हैं, जबकि जो नियोक्ता है इसके विपरीत चाहता है और इसी कारण दोनों पक्षों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो इसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। तो औद्योगिक विवाद क्या है, औद्योगिक विवाद वो होते हैं जब श्रमिक जो है वो असंतुष्ट रहता है और असंतुष्ट रहने के कारण उद्योगों में ज़्यादातर हड़ताल, तालाबंदी, घेराव जैसे प्रदर्शन होते रहते हैं। तो ये सभी के सभी जो हैं वो औद्योगिक अशांति का प्रतीक माने जाते हैं। औद्योगिक अशांति श्रमिकों के असंतोष का प्रदर्शन होता है। अशांति अगर होती है तो वो एक तरीके से असंतोष का प्रदर्शन करते हैं लोग। जब नियोक्ता चाहता है कि श्रमिकों की मांगों को पूरा नहीं कर पाते हैं, मतलब जब नियोक्ता जो मालिक है वो श्रमिकों की मांगों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तब अशांति की भावना या असंतुष्टि की भावना जागृत होती है। सामान्यतः जो श्रमिक चाहते हैं वो उच्च मजदूरी पर कम कार्य करना चाहते हैं, उच्च मजदूरी चाहते हैं, कम कार्य करना भी चाहते हैं और सुविधाएं भी चाहते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो मालिक है वो क्या चाहता है, इसके विपरीत चाहता है और इसी कारण आपस में मतभेद होते रहते हैं और यही मतभेद औद्योगिक विवाद का रूप धारण कर लेते हैं। तो इतनी बातों को हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि औद्योगिक विवाद के रूप कितने होते हैं। अगर आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाता है MCQ में कि औद्योगिक विवाद के कितने रूप होते हैं, तो आप बताएंगे कितने रूप होते हैं, तो वो 4 रूप होते हैं। सामान्यतः 4 रूप होते हैं। उनको डिटेल में अभी मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि औद्योगिक विवाद के रूप कितने होते हैं। 4 रूप होते हैं। औद्योगिक विवाद तब उत्पन्न होता है जब श्रमिक या श्रमिक संघ द्वारा प्रस्तुत किए गए मामलों पर नियोक्ता विचार नहीं करते हैं। मतलब श्रमिकों ने अगर कोई बात रखी है या कोई बात प्रस्तुत की है और मालिक ने अगर उसे स्वीकार नहीं किया है या फिर उसके पर विचार ही नहीं किया है, तो इसमें क्या होगा, इससे विवाद जागृत होंगे। तो औद्योगिक विवाद में श्रमिक और नियोक्ता अपने विरोध को अलग अलग तरह से व्यक्त करते हैं। मतलब जब जैसे मान लो कि औद्योगिक विवाद तो हो ही गए श्रमिक और नियोक्ता के मध्य,
तो अब ये दो लोग मतलब कि जो व्यक्त करेंगे ना, तो वो अलग अलग तरीके से करेंगे। औद्योगिक विवाद को इन्होंने अलग अलग तरीके से कहा है। सबसे पहले हम लोगों ने बात की है औद्योगिक विवाद की। अगर हम लोग रूप की बात करते हैं, प्रकार की बात करते हैं, तो इन्होंने 4 प्रकार जो बताए हैं उनमें मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। एक तो है हड़ताल करते हैं। एक होता है तालाबंदी होती है। एक होता है हम लोगों का बंदी होती है। और एक होता है घेराव। तो ये सभी के सभी जो हैं, ये चारों के चारों जो हैं वो औद्योगिक विवाद के रूप होते हैं। तो इनको हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है हम लोगों का हड़ताल क्या होती है? स्ट्राइक जिसे बोलते हैं, हड़ताल, स्ट्राइक। हड़ताल से आशय ऐसी स्थिति से है जब श्रमिक अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कार्य करने के स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और कार्य नहीं करते हैं, तो उसे हम लोग हड़ताल कहते हैं। हड़ताल के अंतर्गत कार्य जो है वो अस्थायी रूप से, अब पूछा जाता है कि हड़ताल के अंतर्गत कार्य कैसे रुक जाता है, तो स्थायी रूप से रुक जाता है, अस्थायी रूप से रुक जाता है, या फिर दोनों रूप से रुक जाता है। तो इसमें सही आंसर आप लोगों को बताना है कि हड़ताल के अंतर्गत जो कार्य है वो अस्थायी रूप से रुक जाता है, मतलब कुछ समय के लिए रुक जाता है, फिर उसके बाद चालू हो जाता है। तो हड़ताल के अंतर्गत अस्थायी रूप से जो है कार्य रुक जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने हड़ताल को जाना। हड़ताल क्या है? जब श्रमिक अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कार्य नहीं करता है और कार्य का जो स्थान है उसको छोड़कर बाहर चला जाता है, तो ये जो है, ये रूप जो है वो हड़ताल होती है। मतलब श्रमिक कार्य करना नहीं चाहता है और वो काम को छोड़कर बाहर चला गया, मतलब जहाँ कार्य होता है वहाँ को छोड़कर बाहर चला जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हड़ताल कहते हैं। अब हड़ताल के भी कई रूप होते हैं। कैसे कैसे रूप होते हैं उनको मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। हड़ताल के कई रूप होते हैं, तो मैंने कई लिखा हुआ है, कई रूप हो सकते हैं, और भी होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि यही 5 हो। सांकेतिक हड़ताल का मतलब होता है कि जो श्रमिक होता है वो अपने नियोक्ता को एक संकेत देना चाहता है कि हम लोग एक तरीके से हड़ताल पर, मतलब एक संकेत के द्वारा। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं और अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता है, तो मैं अभी आप लोगों को लिख के बता देता हूं, जिससे आप लोगों को एक एक बात क्लियर हो जाएगी कि इसमें क्या है। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, तो इस तरह की हड़ताल जो होती है, इस तरह की हड़ताल श्रमिक अपनी समस्या पर नियोक्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। मतलब सांकेतिक जो हड़ताल होती है वो नियोक्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं, करते हैं। यह हड़ताल आम तौर पर एक दिन के लिए की जाती है। यह जो हड़ताल है वो एक दिन के लिए की जाती है और फिर कार्य जो है वो विधिवत रूप से चालू हो जाता है। बहुत से लोग हड़तालें करते हैं, मतलब काला कपड़ा बांध लेते हैं अपने कार्य के वक्त में। हम लोग तो एक तरीके से संकेत करना होता है, नियोक्ता को आकर्षित करना होता है कि भाई
हम लोग सांकेतिक रूप से हड़ताल कर रहे हैं, कार्य रुकता नहीं है इसमें। मतलब एक दिन के लिए कार्य जो है, ज़्यादातर जो है यह हड़ताल जो होती है वो एक दिन के लिए होती है। तो सांकेतिक हड़ताल का मतलब होता है संकेत करना, नियोक्ता को संकेत करना कि भाई हम ये काम आपसे करवाना चाहते हैं, तो इसको ध्यान दीजिए आप। नंबर दूसरा लिखा हुआ है कि धीरे काम करो हड़ताल। अब इसमें क्या है, तो इसमें जो है वो कहा जाता है कि इस तरह की जो हड़ताल होती है कि अंतर्गत श्रमिक जो है कार्य तो करते हैं परंतु वे अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं करते हैं, तो इसलिए इसे धीरे काम करो हड़ताल बोल सकते हैं। उसके बाद नियमानुसार 3 नंबर पे लिखा हुआ है, मैं सभी नहीं लिखाऊंगा, जो आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगी उनकी बात हम लोग करने वाले हैं। तीसरी हेडिंग लिखी हुई है नियमानुसार कार्य हड़ताल। अब नियमानुसार कार्य हड़ताल क्या होती है, तो इसमें जो है अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इस तरह की जो हड़ताल जो है, इस तरह की हड़ताल में श्रमिक जो है वो नियमानुसार कार्य करते रहते हैं और अपना विरोध भी प्रदर्शित करते रहते हैं। तो इसमें जो है इस तरह की हड़ताल नियमानुसार कार्य हड़ताल कही जाती है। भूख हड़ताल, अब भूख हड़ताल तो आप लोग भी जानते होंगे कि भूख हड़ताल क्या है। तो भूख हड़ताल का जो है कि यह हड़तालों का यह सबसे अधिक प्रचलित रूप है। मतलब कि हड़तालों का, ये बात हम लोग लिख देते हैं कि हड़तालों का यह सबसे प्रचलित रूप है। हड़तालों का यह सबसे प्रचलित रूप है। इस तरह की हड़ताल के अंतर्गत श्रमिक अपनी मांग मनवाने के लिए अपने आप को भूखा रखते हैं और नियोक्ता पर दबाव डालते हैं। तो इसको तो आप लोगों को भी आती होगी, ये तो मतलब ये आपको भी मालूम होगी कि भूख हड़ताल क्या होती है। अब एक बात लिखी हुई है कलम छोड़ हड़ताल। अब कलम छोड़ हड़ताल क्या होती है, तो इसको जानते हैं। कलम छोड़ हड़ताल क्या होती है, तो इस तरह की जो हड़ताल है कि अंतर्गत वो जो श्रमिक जो कार्य करते हैं वो स्थल पर तो जाते हैं पर कार्य नहीं करते हैं। मतलब स्थल पर तो जाएंगे लेकिन हम कलम नहीं चलाएंगे। तो इस तरह की हड़ताल क्या होती है, कलम छोड़ हड़ताल होती है। तो ये सारी की सारी हड़तालें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। पहली मैंने बताई सांकेतिक हड़ताल, धीरे काम करो, सहानुभूति हड़ताल भी होती है, सहानुभूति हड़ताल भी होती है, तो भूख हड़ताल भी होती है। तो ये सारी की सारी, इसमें एक हड़ताल और है सहानुभूति हड़ताल है। सहानुभूति हड़ताल में अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, सहानुभूति हड़ताल क्या है, तो इस तरह की जो हड़ताल है वो श्रमिक द्वारा अपने किसी विशेष मांग के लिए नहीं होती है, बल्कि ये हड़ताल श्रमिकों द्वारा अन्य हड़ताल करने वाले संघों की सहायता करने के लिए की जाती हैं। तो ये सहानुभूति हड़ताल के अंतर्गत आती है। तो हड़ताल की बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से मैंने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि औद्योगिक विवाद के 4 रूप होते हैं। उनमें सबसे पहला जो है वो है हम लोगों का हड़ताल, जिसे हम लोग स्ट्राइक बोलते हैं। अब दूसरा है हम लोगों का, अब दूसरा जो प्रकार है वो है हम लोगों का, दूसरे अगर हम लोग प्रकार की बात करते हैं तो दूसरा जो प्रकार है वो है तालाबंदी, जिसे बोलते हैं लॉकआउट। जिस तरह से श्रमिक, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो जिस प्रकार से श्रमिक वर्ग अपनी मांगों को मनवाने के लिए, देखो हड़ताल कौन करता है, श्रमिक करेंगे कि हमें भैया ये कार्य चाहिए, या मतलब ये मेरी मतलब कि ये हमारी इच्छा है कि ये कार्य होना चाहिए, तो वो हड़ताल करेंगे। श्रमिक क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं। अब जिस प्रकार से श्रमिक करते हैं ठीक उसी प्रकार से नियोक्ता भी करते हैं। तो नियोक्ता क्या करते हैं, तो नियोक्ता तालाबंदी करते हैं। तो जिस प्रकार से श्रमिक वर्ग अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़तालों का सहारा लेता है, उसी प्रकार नियोक्ता वर्ग भी श्रमिक को झुकाने के लिए जिस हथियार का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे तालाबंदी कहते हैं। तालाबंदी मतलब तब तक तालाबंदी रहेगी जब तक आप लोग अपनी जो है मतलब नियोक्ता तब तक तालाबंदी करता है जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं कर देते हैं श्रमिक वर्ग अगर अपनी बात मनवाने के लिए क्या करेगा, हड़ताल करेगा। और नियोक्ता वर्ग क्या करेगा, तो नियोक्ता वर्ग तालाबंदी करेगा। तो इन दोनों में आपस में डिफरेंस भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि तालाबंदी किसके द्वारा की जाती है, नियोक्ता के द्वारा, और हड़ताल किसके द्वारा की जाती है, श्रमिकों के द्वारा। ठीक है। अब तीसरा जो प्रकार है
और तीसरे प्रकार की अगर हम लोग बात करते हैं तो तीसरा जो प्रकार है उसे बोलते हैं बंद। अब बंद की बात हम लोग करते हैं तो बंद जो होता है, तो बंद का जो प्रयोग है, बंद का प्रयोग औद्योगिक विवाद के बहुत अधिक बढ़ जाने पर किया जाता है। मतलब आपस में श्रमिक में और नियोक्ता में, जब देखो छोटे छोटे मैटर पर अगर मान लो वो हड़ताल करते हैं, वो तालाबंदी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब यही रूप हड़तालों का जो बड़ा रूप अगर हो जाता है, जब कोई विवाद या समस्या का समाधान नियोक्ता द्वारा नहीं किया जाता और श्रमिक द्वारा हड़ताल का प्रयोग भी सफल नहीं होता है, मतलब हड़ताल जैसे मान लो नियोक्ता ने कोई कार्य कहा, अब श्रमिक को उसमें पसंद नहीं है, उसने हड़ताल की, लेकिन हड़ताल से श्रम नियोक्ता पर कोई असर ही नहीं हुआ, तो वो क्या करेंगे, तो वो एक तरीके से उग्र रूप लेगा। तो वो हड़ताल जो है, वो हड़ताल को और उग्र रूप दे देते हैं और जो बंद का रूप धारण कर लेता है। तो बंद की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि बंद क्या है। और लास्ट जो इसमें टॉपिक है, इसका जो मतलब इसमें 4 जो प्रकार हैं, तो चारों प्रकार, पहला प्रकार मैंने कौन सा बताया, पहला प्रकार था हम लोगों का हड़ताल, दूसरा प्रकार था हम लोगों का तालाबंदी, तीसरा प्रकार था हम लोगों का बंद, और चौथा प्रकार है घेराव। अब घेराव की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी चीज़ को घेरना, तो घेराव जो शब्द है वो हिंदी भाषा के घेरना से बना है, जिसका अर्थ किसी को सभी ओर से घेराबंदी करके अंदर रखना। घेराव भी एक प्रकार की हड़ताल है। घेराव जो है वो एक प्रकार की हड़ताल है जिसके अंतर्गत श्रमिक नियोक्ता को, मतलब श्रमिक अपने मालिक को अपनी मांगें पूरी करवाने के उद्देश्य से घेर लेता है तथा उन्हें बाहर आने जाने नहीं देता है, तो उसे क्या कहते हैं, घेराव कहते हैं, घेराव। तो उसे क्या कहते हैं, घेराव कहते हैं, घेराव। तो अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को औद्योगिक विवाद के 4 जो हैं वो रूप समझाए, हड़तालों के प्रकार भी बताए, तालाबंदी, बंद क्या होता है, बंद जो है वो हड़ताल का एक उग्र रूप होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो इन बातों को याद रखने के बाद अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं तो औद्योगिक विवाद के तत्व अथवा विशेषताएं। तो अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे क्योंकि मैटर थोड़ा सा इसमें कंटेंट जो था वो कम लिख पाए थे, तो इसलिए मैंने आप लोगों को सोचा कि क्लास तो देनी ही है आज, तो हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ी सी बातों को लिखेंगे। औद्योगिक विवाद के तत्व अथवा विशेषताएं। औद्योगिक विवाद के तत्व अथवा विशेषताएं, इनको हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं या अथवा तत्व, एक ही बात है। तो औद्योगिक विवाद में सबसे पहला जो तत्व है या पहला जो विशेषताएं है, पहली जो विशेषता है उसे बोलते हैं पक्षकार। अब पक्षकार को हम लोग समझते हैं कि पक्षकार का इसमें क्या मतलब है। तो औद्योगिक विवाद विभिन्न पक्षकारों के मध्य हो सकता है, मतलब कि जो औद्योगिक विवाद होता है वो उसमें विभिन्न पक्षकार हो सकते हैं। ये सामान्यतः निम्न पक्षकारों के मध्य हो सकता है, नियोक्ता और नियोक्ता के मध्य हो सकता है, श्रमिक के मध्य हो सकता है और नियोक्ता श्रमिक के मध्य हो सकता है। तो अगर हम लोग इसमें लिखना चाहें तो औद्योगिक विवाद विभिन्न पक्षकारों के मध्य विभिन्न पक्षकारों के मध्य हो सकता है। विभिन्न पक्षकारों के मध्य हो सकता है। तो वो कौन कौन से किनके मध्य हो सकता है, तो अगर हम लोग बात करते हैं किसके किसके मध्य हो सकता है, तो एक तो होता है नियोक्ता, मतलब मालिक के मध्य हो सकता है, नियोक्ता एवं नियोक्ता के मध्य हो सकता है, नियोक्ता के मध्य। दूसरा नियोक्ता श्रमिक के मध्य, नियोक्ता एवं श्रमिक के मध्य। तीसरा
श्रमिक एवं श्रमिक के मध्य, श्रमिक एवं श्रमिक के मध्य। तो औद्योगिक विवाद के विभिन्न पक्षकारों के मध्य हो सकता है। पहली बात तो पक्षकार, इसमें तत्वों की बात करें चाहे विशेषताओं की बात करें तो इसमें पक्षकार होते हैं, तो विभिन्न पक्षकार हो सकते हैं। तो नियोक्ता एवं नियोक्ता के मध्य हो सकता है विवाद, नियोक्ता और श्रमिक के मध्य हो सकता है विवाद, श्रमिक और श्रमिक के मध्य हो सकता है विवाद। तो कोई भी पक्षकारों के मध्य विवाद हो सकता है। अब दूसरे पक्ष की जो बात लिखी हुई है वो है, अगर हम लोग दूसरे पक्ष की बात करते हैं और दूसरा पक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरा संबंध होता है, या दूसरा तत्व की बात करते हैं, दूसरी विशेषता की बात करते हैं, तो वो है संबंध की बात। अब संबंध की बात हम लोग समझते हैं और संबंध की बात देखते हैं। अगर हम लोग संबंध की बात करते हैं तो विवाद का जो विषय है, विवाद का विषय, विवाद का विषय श्रमिक या नियोक्ता, श्रमिक या नियोक्ता, श्रमिक या नियोक्ता या दोनों से संबंधित हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही पक्ष से विवाद हो, मतलब दोनों पक्षों से भी संबंधित हो सकता है। हो सकता है कि श्रमिक का हो सकता है नियोक्ता का हो, तो हो सकता है। अगर हम लोग तीसरे पक्ष की बात करते हैं, तत्व की बात करते हैं, तो तीसरा जो तत्व है अगर हम लोग उसकी बात करते हैं तो वो है रूप। अब रूप कैसे होते हैं तो मैंने अभी आप लोगों को बताए हुए हैं कि औद्योगिक विवाद में विभिन्न रूप हो सकते हैं। हड़ताल, तालाबंदी, घेराव, तो ये सभी के सभी रूप हो सकते हैं। तो अगर हम लोग इसमें भी अगर लिखना चाहते हैं तो इसमें भी लिख सकते हैं कि औद्योगिक विवादों के विभिन्न रूप हो सकते हैं। औद्योगिक विवादों के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जैसे हड़ताल बताया, घेराव, तालाबंदी, तो ये सभी इसके रूप हो सकते हैं। अगर हम लोग चौथे तत्व की बात करते हैं तो चौथा तत्व जो है वो लिखित या मौखिक, लिखित या मौखिक रूप से भी इसमें हो सकता है कि औद्योगिक विवाद जो है, औद्योगिक विवाद लिखित होना आवश्यक नहीं है। औद्योगिक विवाद लिखित होना आवश्यक नहीं है। औद्योगिक जो विवाद है वो लिखित होना आवश्यक नहीं है, यह मौखिक रूप से भी हो सकता है। यह मौखिक रूप में भी हो सकता है। पांचवा नंबर जो तत्व की बात अगर हम लोग करते हैं तो पांचवें नंबर तत्व की बात करते हैं वास्तविक जो है मतलब रियल, वास्तविक की बात करते हैं। अब वास्तविक में क्या है इनको जानते हैं। तो विवाद वास्तविक होना चाहिए। विवाद जो है विवाद जो है वो वास्तविक होना चाहिए। इसका संबंध श्रमिक के रोजगार, रोजगार समाप्ति, रोजगार
समाप्ति, रोजगार समाप्ति, रोजगार समाप्ति, रोजगार की शर्तों, रोजगार की शर्तों आदि से होना चाहिए, आदि से होना चाहिए। और भी इसके विभिन्न रूप होते हैं, उनको अगर हम लोग एक लाइन में अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग एक लाइन की बात करते हैं तो सारवान हित की बात करते हैं, मतलब इनमें सभी का जो है वो हित होना चाहिए। सारवान हित, सारवान हित जो है वो भी एक तत्व है या विशेषता है। उद्योग से संबंध होना चाहिए, उद्योग से संबंधित होना चाहिए, उद्योग से संबंधित होना चाहिए। स्पष्टीकरण होना चाहिए, स्पष्टीकरण होना चाहिए। और उत्पत्ति होनी चाहिए, उत्पत्ति होनी चाहिए। तो ये सभी के सभी अगर हम लोग बात करते हैं तो औद्योगिक विवाद के तत्व या विशेषताएं क्या होती हैं, तो औद्योगिक विवाद में पक्षकार होते हैं, संबंध होता है, इसके रूप होते हैं, लिखित और मौखिक की बात अगर हम लोग उसमें करते हैं, वास्तविक होता है, सारवान हित, उद्योग से संबंध, स्पष्टीकरण और उत्पत्ति, ये सारी की सारी विशेषताएं होती हैं। तो इसकी हम लोगों ने औद्योगिक विवाद की विशेषताओं को अच्छी तरीके से जाना। अगर हम लोग आज की क्लास की बात करते हैं तो हम लोगों ने तो हम लोगों ने सबसे पहले औद्योगिक विवाद को जाना, औद्योगिक विवाद के रूप को जाना। औद्योगिक विवाद के 4 रूप होते हैं। सबसे पहला हड़ताल, और हड़ताल में हम लोगों ने हड़ताल के कई रूपों को जाना। सांकेतिक हड़ताल, धीरे काम करो हड़ताल, नियमानुसार कार्य हड़ताल, भूख हड़ताल, कर्म छोड़ हड़ताल, तो इन सभी को हम लोगों ने अच्छी तरीके से जाना। फिर उसके बाद हम लोगों ने तालाबंदी, तालाबंदी क्या होती है, इसके द्वारा की जाती है। बंद क्या होते हैं, इनको समझा हम लोगों ने। घेराव क्या होता है, घेराव किस शब्द से बना है, तो हिंदी भाषा के घेरना शब्द से बना है। उसके बाद हम लोगों ने औद्योगिक विवाद के तत्व की बात की है या विशेषताओं की बात की है। तो औद्योगिक विवाद में पक्षकार होते हैं। पक्षकार मतलब औद्योगिक विवाद विभिन्न पक्षकारों के मध्य हो सकता है। तो इन सभी की हम लोगों ने अच्छी तरीके से बात की है। अगली क्लास में मैं आप लोगों को कुछ MCQ भी कराऊंगा और औद्योगिक विवाद का जो चैप्टर है इसको हम लोग वहाँ पर पूरा करेंगे। तो आज की क्लासों में अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि आप लोगों को जो भी और बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक मेरी बात पहुँच सके, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल वही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो उसमें है। ठीक है, और भी क्वेश्चन जो है MCQ क्वेश्चन है, कुछ रिलेटेड भी हो सकते हैं, कुछ बैंकिंग के भी हो सकते हैं, तो उनको भी हम लोगों को साथ ही साथ देखते रहना है। तो आज की क्लास अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर चैनल अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही आगे आप लोगों के लिए वीडियो आगे बनाता रहता हूँ। कॉमर्स से रिलेटेड हम लोग इसमें बात यहाँ पर इस चैनल पर करने वाले हैं। तो आज की क्लास अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।